नमस्कार, मैं आरजू साई आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। घर के आसपास उगाए सेहतमंद फल और सब्जियां। सर्दी के मौसम में बछड़े बछड़ियों की उचित देखभाल। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। रसायनों का इस्तेमाल खरपतवार, कीड़े और बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है। इसके अलावा फलों और सब्जियों के स्वाद में अंतर आ जाता है। इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रसायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पोषाहार वाटिका के बारे में विषय विशेषज्ञ एनके गुप्ता से। किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं ये पोषण वाटिका क्या होती है। पोषण वाटिका वह है जो किसान के परिवार को पूरे वर्ष भर उसके परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध कराए। ऐसी सब्जियों को पूरे वर्ष भर उगाना जिसके कारण से जो प्रतिदिन होने वाली सब्जी में आवश्यकता, जो हमको शरीर के लिए आवश्यकता होती है, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, इनकी पूर्ति कैसे हो। किसान भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 280 ग्राम सब्जी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसमें 100 ग्राम फल वाली होती है, 100 ग्राम पत्ते वाली होती है, 80 ग्राम जड़ वाली होती है। इस तरह से अगर अपन सब्जियों को प्लान करें, उगाएं कि हमको नियमित रूप से ये सब्जियां प्राप्त होती रहे, तो ये ही पोषण वाटिका का उद्देश्य रहता है। पोषाहार वाटिका या फिर गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए कई तरह की मौसमी फल और सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। पोषाहार वाटिका उगाने के लिए स्थान का चयन। इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं। घर से मिले होने के कारण थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है। पोषाहार वाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो, उस स्थान पर सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके और जानवरों से सुरक्षित हो, उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो, ऐसा स्थान उपयुक्त होता है। अब किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पोषाहार वाटिका का आकार कितना रखें। तो पोषाहार वाटिका के लिए जमीन की उपलब्धता परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लगातार फसल चक्र, सघन बागवानी और खेती को अपनाते हुए एक औसत परिवार के लिए जिसमें 5 सदस्य हो, ऐसे परिवार के लिए औसतन 250 वर्ग मीटर की जमीन काफी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की 15 क्यारियों में विभाजित कर ले और इसी में साग सब्जियां या फल उगाएं, जिससे अधिकतम पैदावार लेकर पूरे साल अपने परिवार के लिए फल और सब्जियों की पूर्ति हो सके। इस समय अपन जड़ वाली सब्जी में गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, इनको अपन उगा सकते हैं। फल वाली सब्जी में आप टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी है, ये इस तरह की सब्जियों को अपन लगा सकते हैं। और जड़ वाली सब्जियां में है आपको प्याज भी लगा सकते हो, लहसुन भी लगा सकते हो। पत्ते वाली सब्जी में आप जैसे पालक है, आपके बाद में बथुआ है, आपके बाद में पत्ता गोभी है और बहुत सारी और भी सब्जियां जैसे लेट्यूस है, मेथी है, चौलाई है, ऐसी सब्जियों को अपन लगाकर
अपन तीनों तरह की सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। और गर्मियों की सब्जियां, बेल वाली सब्जियां हैं, उनको भी अपन लगा सकते हैं। पोषाहार वाटिका में बुआई करने से पहले योजना बना लेनी चाहिए ताकि परिवार के लिए पूरे साल फल सब्जियां मिलती रहें। जैसे क्यारियों की स्थिति, उगाई जाने वाली फसलों के नाम व किस्में, बुआई का समय, फसल का नाम और प्रजाति। पोषाहार वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियां टमाटर, बैंगन, भिंडी, खीरा, धनिया, गोभी, मिर्च, प्याज, पालक, चौलाई, मूली, गाजर, लोबिया, ग्वार, कद्दू वर्गीय फसलें इत्यादि। पोषाहार वाटिका में उगाई जाने वाले फल पपीता, नींबू, केला, स्ट्रॉबेरी, सहजन, छोटे आकार के अमरूद, आम इत्यादि। अपना अगर मान लो उसके 4 से 6 सदस्य है तो 100 से 150 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इस तरह से जो आप पीछे देख रहे हो कि चारों तरफ से उसको कवर करके 10-15 क्यारियों को बनाकर उसमें अलग अलग सब्जियां लगाकर, डोलियों पे जड़ वाली सब्जियां लगाकर, देसी खाद का उपयोग करके, पोषण वाटिका लगाकर अपन वर्ष भर ये फल वाली, पत्ते वाली और जड़ वाली सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसान भाइयों, जैसे गाजर में पूसा की उन्नत किस्में है, पूसा रुधिरा लाल गाजर के लिए, पुली गाजर के लिए पूसा नेंटिस है, पूसा नैन ज्योति है, पूसा यमदग्नि है। आप जैसे मान लो चुकंदर के लिए आप देखते हो डेट्रोइट डार्क रेड है। आप इस तरह से सलजम के लिए पूसा श्वेता है। आप जैसे मूली के लिए भी आपके जापानीज वाइट है। इस तरह की जैसे मेथी के लिए आप पूसा अर्ली बंचिंग है। अब सरसों में भी एक सरसों साग करके ये पत्ते वाली सब्जी आती है, पूसा सरसों साग है, वो अपन लगा सकते हैं। फूल गोभी की पूसा स्नोबॉल है, पत्ता गोभी में है प्राइड ऑफ इंडिया है, गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है। ऐसे अनेकों किस्में पूसा ने डेवलप कर रखी है। उन किस्मों को अगर अपन काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटी की आपको सब्जी मिलेगी। पोषाहार वाटिका लगाने के फायदे: रसायन रहित सब्जियों और फलों की प्राप्ति होती है। परिवार के लिए ताजे फल सब्जियां मिलती हैं। बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं होती। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वाटिका की सब्जियां बाजार के मुकाबले अच्छे गुणों वाली होती हैं। पोषण जिसको अपन आजकल बायो न्यूट्रीफाइड यानी कि पोषक तत्वों वाली, जिसमें अच्छे से अच्छे पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसी सब्जियों को अगर अपन घर में उगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी उपलब्धता बढ़ेगी, हमारे खाने में इन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अपन स्वस्थ रहेंगे तो अपन अच्छे भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पोषण वाटिका प्रत्येक हमारे किसान भाइयों को अपने ही घर में लगानी चाहिए और वर्ष भर सब्जी को प्राप्त करते रहना चाहिए। राम राम सा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और ज्यादातर देखने में आता है कि पशुपालक अपने बछड़े बछड़ियों के संतुलित आहार और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उस उम्र में इसकी बढ़ोतरी कम होती है और बछड़े बछड़ी अपनी वयस्क अवस्था में देर से पहुंचते हैं। तो पशुपालक अपने बछड़े बछड़ियों की सर्दी के मौसम में किस तरह से देखभाल करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर BBS चौहान से। मैं आज दुधारू पशुओं के जो वत्स हैं, बछड़ा बछड़ी हैं, उनमें मृत्यु दर कैसे कम की जाए, उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, इन बिंदुओं पर आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसके लिए पहले तो गाय या भैंस को कुछ अतिरिक्त आहार, जिसको प्रेगनेंसी डाइट कहते हैं, वो उस मेंटेनेंस डाइट के अलावा देना पड़ता है। 1.5-2 किलो वो एक्स्ट्रा देते हैं। इसके साथ ही जहाँ पे गाभिन होनी है
थोड़ा सा अलग भीड़ भाड़ से, पशुओं से अलग करके साफ सुथरा फर्श हो और वहाँ पे रखें। कभी ऐसा होता है कि गाय या भैंस ब्याते समय खड़ी हो जाती, तो ऊपर से जो बच्चा गिरेगा तो उसको चोट लग सकती है, और इसका ध्यान रखें। तो अटेंडेंट क्या होगा कि मान लीजिए खड़ी भी हो गई तो उसको हाथ का सहारा देके उसको जमीन पे ठीक से उतार लेगा। किसान भाइयों, बछड़े बछड़ियों की मृत्यु दर कम करने के लिए दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, आइए जानते हैं। देखभाल न की जाए तो बस कई डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनमें प्रमुख कारण है एक तो श्वास नली का अवरुद्ध हो जाना, नाक को साफ नहीं करना उसको। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसको पैदाइश जैसे होता है तो उसको गनी बैग या बोरे से पोंछ पाछ के नाक को साफ कर दें। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि नाभि जो नाल उसमें लगी होती है, जो माँ के पेट से जुड़ा होता है, तो उसको एंटीसेप्टिक तरीके से नाभि का जो है 2.5 इंच ऊपर से लागेट करके उसको डोरे से या उससे बांध के कट कर देते हैं। टिंचर आयोडीन और एंटीसेप्टिक कुछ लगा के उसको ठीक कर दे, नहीं तो नाभिजनक बीमारी होती है और इससे भी बस की डेथ हो जाती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जब वो पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो उसको जो 3-4 दिन का जो दूध होता है, पीले रंग का दूध होता है, उसको पिलाना अति आवश्यक होता है, जिसको खीस या तेली कई नाम से इसको अलग अलग क्षेत्रों में इसको जाना जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण दूध है वो कि इससे बछड़े के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा रूप से बनती है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप इस ठंड के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए इनका आवास और आहार प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। बछड़ा बछड़ी का पालन पोषण में अगला जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, ठंडी से बचाने की भी जरूरत होती है, क्योंकि वो नाजुक होते हैं। तो इसके लिए ये अपने को ध्यान देना होता है कि जो बछड़ा शेड है वो उसकी फर्श सूखी हो, साफ हो, और उसमें ठंड के दिनों में बिछावन डालना चाहिए। जैसे ये आपका पैडी स्ट्रा है, कोदो का स्ट्रा है, तो ये बिछा देना चाहिए जिससे ठंड कम लगती है। इसके साथ ही जो बछड़ा का शेड है उसके जो खिड़की रोशनदान है उनको टाट पट्टी से थोड़ा ढक दें, रात के समय ढक दें ताकि ठंड कम लगे उनको। और कुछ गर्मी वाली व्यवस्था भी कर सकते हैं, जैसे बल्ब हीटर लगा दें। इससे क्या होता है कि उसकी शरीर की गर्मी बनी रहेगी और वो निमोनिया और बीमारियां नहीं होंगी। बच्चे का जो बछड़ा बछड़ी का खुराक है वो तो शुरू में 15-20 दिन तक तो दूध और इस पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे 15 से 20 दिन में मुलायम जो पत्तियां हैं चारा ये दे सकते हैं। इसके बाद फिर काफ़ी स्टार्टर जो कुछ कंसंट्रेट मिक्सचर बनाते हैं, दूध तो देते ही हैं, तो वो ज़रूरी होता है देना इनको। और ये जो काफ़ी स्टार्टर है इसमें ध्यान देना ये है कि उसके संतुलित आहार ही होता है वो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल ये सब होते हैं। इसमें हमको ध्यान ये देना होता है कि चूंकि इनकी वृद्धि वाली अवस्था होती है तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होना चाहिए। वो कम से कम 22-24% अपन देंगे तभी वो अच्छा स्वस्थ बछड़ा बछड़ी तैयार होगा और आगे जाके वो अच्छा गाय भैंस बनेगा। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवियों की समस्या से बचाने के लिए आप क्या करें, आइए जान लेते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बछड़ा बछड़ी में आंतरिक परजीवी होते हैं, जो कि हम खुराक दे रहे हैं तो दे तो हम उसको रहे हैं बछड़ा बछड़ी को, लेकिन वो पैरासाइट जो अंतः परजीवी हैं वो उसका उपभोग कर लेते हैं, तो बच्चे में कुपोषण की बीमारियां होती हैं, खून की कमी हो जाएगी और जो पोषक तत्व दे रहे हैं उनको न मिलके वो कीड़े उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कई जो डिवर्मर हैं, दवाइयाँ हैं, कीड़े मारने की दवाइयाँ हैं, उनको पिलाते हैं, जैसे पिपराजीन है, एल्बेंडाजॉल है, वो है दवाइयाँ हैं जो कि बच्चे को देना चाहिए। और ये दवाइयाँ खाली पेट देते हैं, उसके वजन के अनुसार से डोज अलग अलग है इसका, तो डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयाँ देना चाहिए।
और इसको रेगुलर इंटरवल पे 2-3 महीने के अंतराल में देते जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि अंतः परजीवी खत्म हो जाएंगे और उससे समुचित पोषण उसको मिलेगा जो हम दे रहे हैं। आगे और भी हैं खेती-बाड़ी से जुड़ी क्लासिकल के नए कैंपस का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव रौनापुर जिला बीकानेर के किसान शिव कुमार ने। आप नीमा शास्त्र बनाने की विधि और फसलों में प्रयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो शिव प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हरित क्रांति के बाद से ही देश खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का आंख बंद करके भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है, उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल कर रख दी है। आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है और लाखों करोड़ रुपया किसानों का रासायनिक उर्वरकों पर खर्च हो रहा है। खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अधिक खर्च और कम उत्पादन के कारण ही किसान भाई कर्ज से दबे हुए हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत बात करें नीमास्त्र की तो ये एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। तो इन लाभों को देखते हुए किसान भाई अपने स्तर पर कैसे बनाएं, इस बारे में जानते हैं। किसान बंधुओं, अपने जो है कीड़े से बचने के लिए आप जो है जैविक में आप जो है नीमास्त्र का जो है बहुत अच्छा आप उपयोग कर सकते हैं। आपको करना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किसान बंधु, आप एक जो है ड्रम रखिए, 200 लीटर का ड्रम, उसमें आप जो है आधा उस ड्रम में 100 लीटर आप जो है पानी भर लीजिए और उसमें आप जो है 5 से 7 किलो आप जो है नीम की पत्ती ले लीजिए और 10 लीटर आप जो है गोमूत्र ले लीजिए और आप जो है 5 किलो आप जो है गाय का जो है गोबर ले लीजिए। किसान बंधु, आप वेस्ट डिकम्पोजर भी यदि आप चाहें किसान बंधु तो उसमें जो है आप वेस्ट डिकम्पोजर भी उस ड्रम में 1 लीटर आप जो है ना मिला सकते हैं। किसान बंधु नहीं डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीमास्त्र के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है एक जो है 200 लीटर का ड्रम हो गया, उसमें आप 100 लीटर पानी ले लीजिए, आप उसमें जो है 10 लीटर जो है गोमूत्र ले लीजिए, 5 किलो आप जो है गाय का गोबर ले लीजिए, उसके बाद आप जो है 5 से 6 किलो नीम की आप जो है ना पत्ती ले लीजिए और उसमें 1 लीटर आप जो है वेस्ट डिकम्पोजर यदि डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। उसके बाद आप जो है उसमें जो आपने 5 से 6 किलो आप नीम की पत्ती लिए हैं उसको आप जो है 10 से 12 दिन तक आप जो है घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको जो है उसको हिला दीजिए। किसान बंधु, तो ये आपका 15 दिन में ये नीम की जो पत्ती होगी उसके 100 लीटर पानी और उस जो है 10 लीटर जो आपने गोमूत्र मिलाए हैं उसके साथ ये सड़ करके अपना जो है रस जो है उसमें जो है छोड़ देगा उस पानी के अंदर ये नीम की पत्ती। किसान बंधुओं, किसान भाइयों, नीमास्त्र बनाने के बाद बात आती है फसलों और फल बागों में इसे कितनी मात्रा में कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो वो इस प्रकार है। अब इसको आप जो है 15 दिन बाद आप क्या कीजिए किसान बंधुओं कि 10 लीटर आप पानी ले लीजिए और 1 लीटर आप जो है ये
जो आपने नीमास्त्र बनाए हैं आप उसको ले लीजिए और 10 लीटर पानी और 1 लीटर नीमास्त्र को मिला करके आप अपनी फसलों पे यदि आप स्प्रे कर देंगे, यदि आप अपनी सब्जियों में स्प्रे करेंगे किसान बंधु, तो जो चूसने वाले कीड़े हैं जिससे सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, ये आपकी जो है फसल पर से जो है नहीं लगेगा। नीमास्त्र सभी फसलों के लिए लाभकारी है। इसमें लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं। फसल की रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। पौधों की वृद्धि विकास अच्छी होती है। फसल से अधिक पैदावार मिलती है। फल, सब्जी, अनाज देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। जहाँ तक अपने को जानकारी है किसान बंधु कि सफ़ेद मच्छर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोग का वाहक होता है किसान बंधु। यही जो है दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह रोगों को लेकर के जाता है। तो यदि जो है आपकी फसल में नीमास्त्र का उपयोग आप जो है 15-15 दिन पे यदि आप जो है करते रहेंगे किसान बंधु, तो ये सफ़ेद मच्छर और हरा मच्छर जो है की संभावना कम हो जाएगी। तो आपकी फसल जो है कीड़ों से और रोगों से जो आपकी फसल जो है बढ़ सकती है किसान बंधु, और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पर भी जो है कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान बंधु। तो इस तरह से आप नीमास्त्र अपने घर पर भी बना करके इसका जो आप कीड़ों से और रोगों से बचाव कर सकते हैं किसान बंधुओं। राम राम किसान बंधु। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।